हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 17 ऑफ फेब के करंट अफेयर टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट आपके लिए उपस्थित है, तो पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद देश और विदेशों की जो न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को इस बार हमने मनाया 2024 में। इसको फेब महीने के तीसरे वीक के सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार ये 17 फेब को आया है, तो 17 फेब को हमने विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया है। भारत में आपको चाइनीज पेंगोलिन और साथ में ही इंडियन पेंगोलिन देखने को मिल जाएगा। इसका वजन 3 पाउंड से लेकर 75 पाउंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसने जीता है। 19वें नंबर का बैंकिंग एक्सपो सम्मेलन हुआ, जिसके दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता गया है साउथ इंडियन बैंक के लिए। टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने के लिए, आईटी फील्ड में रिस्क ले। बात करेंगे हम सामाजिक विकास आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता भारत के द्वारा करी गई है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सदस्य है रुचिरा कंबोज और इनके द्वारा 62वें नंबर के सामाजिक विकास आयोग के सत्र की अध्यक्षता करी गई है। और इसके पहले भारत ने 1975 में अध्यक्षता करी थी इस आयोग की। और आप देख सकते हैं कि कितने सालों के अंतराल के बाद दोबारा से भारत के द्वारा ये अध्यक्षता करी गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर यानी कि जो 63वां सत्र होगा उसमें कौन अध्यक्षता करेगा, तो उसमें पोलैंड के द्वारा अध्यक्षता करी जाएगी। क्लियर। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूपी सरकार ने किस योजना के अनुदान में वृद्धि करी है। यानी यूपी सरकार के द्वारा ये योजना पहले से ही चलाई गई थी, लेकिन जो अनुदान दिया जा रहा था इस योजना के तहत, उस अनुदान को क्या कर दिया गया है, लगभग दोगुना कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। उस योजना का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है ना। इसमें जो अमाउंट था उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो अमाउंट था पहले वो 15,000 था, अब उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। जैसे एक बच्ची जन्म लेती है, बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी डिप्लोमा से लेकर जो कुछ भी वो करेगी, हर एक एज के अनुसार उसकी एक्टिविटी के अनुसार पैसे या जो वजीफा है वो दिया जा रहा था, और उस अनुदान की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। क्लियर, इस बात को समझ लेंगे। और 6 श्रेणियों में अनुदान दिया जाता था किसी भी बच्चे के लिए, कन्या सुमंगला योजना के तहत, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के बारे में बात हो रही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिनकी नियुक्ति करी गई है, इनका नाम है निखिल जोशी। क्या नाम है इनका, निखिल जोशी। इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 कहाँ शुरू करी गई है। देखो, राजस्थान में चुनाव हुआ था और राजस्थान के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया था कि चुने गए हैं। इनका नाम है भजन लाल। क्या नाम है इनका, भजन लाल। ठीक है, तो भजन लाल जी के द्वारा विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 की शुरुआत करी गई है राजस्थान में। ओके, याद रख लेंगे। अच्छा, ये योजना किसके लिए है, तो जो राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करी गई है मासिक रूप से। और कितनी पेंशन दी जाएगी, तो 2,000 रुपए दी जाएगी। 60 वर्ष या उससे ज्यादा के जो मजदूर हैं उनके लिए ये व्यवस्था करी जाएगी। इसके लिए उनको अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद वो पैसे मासिक रूप से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, देशों के बीच होगा तत्काल भुगतान सुविधा है, तो भारत का यूपीआई किसके साथ जोड़ा जाएगा। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, है ना। तो वहीं पर संयुक्त अरब अमीरात और साथ में यानी कि यूएई और भारत के बीच में टाई अप हुआ है। टाई अप किस लिए हुआ है, तो हम भारत का यूपीआई और यूएई का एएनआई मिलकर ये काम करेंगे। तो भारत का यूपीआई और यूएई का एएनआई मिलकर काम करेंगे, जिससे कि कम पैसे में जो ट्रांजैक्शन हो वो सही तरीके से हो जाए, तत्काल हो जाए, है ना। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है, किसका चयन हुआ है देख लेते हैं। तो भाजपा से बिलोंग करते हैं, यानी कि भाजपा के लीडर रहे हैं ये। इनका नाम है नंद किशोर यादव। क्या नाम है, नंद किशोर यादव। और अब ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू करी गई है। तो देखो, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है,
इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है ये शुरू करी गई है उत्तराखंड में। कहाँ पर शुरू करी गई है? उत्तराखंड में शुरू करी गई है कि अगर उत्तराखंड में किसी को भी ज़रूरत हो तो इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको सुविधाएं प्रदान किया जा सके। साथ में ही इस हेलीकॉप्टर को कहाँ पर रखा जाएगा? तो एम्स में इसको तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई घटना हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो मरीजों को सुविधाएं प्रदान करने का काम किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक संजीवनी योजना है, उसके तहत इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ओके, फीफा रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत की स्थिति खराब हुई है 2024 में, क्योंकि 2023 में मैंने आपको बताया था कि जो भारत की रैंकिंग थी वो 102 थी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में अगर मैं बात करूं तो भारत की जो रैंकिंग है वो 117वें नंबर पर पहुंच गई है। और एशिया में बात करूं तो भारत की जो रैंकिंग है वो 22वें नंबर पर पहुंच गई है। तो भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है बल्कि गिरावट हुई है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो भारत जो है टोगो जो है 116वें नंबर पर है और गिनी बिसाऊ 118वें नंबर पर है और भारत 117वें नंबर पर है। और एशिया में भारत की रैंकिंग 22वें नंबर पर है। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभूतपूर्व ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया, यानी कि अगर आवाज सुनेगा जैसे ये ड्रोन वैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये कहाँ पर विकसित किया गया है? तो आईआईटी जम्मू के द्वारा विकसित किया गया है। और ड्रोन के माध्यम से जो हमारे आउटर एरिया है, जो हमारे सेंसिटिव एरिया है, वहां पर कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इसको विकसित किया है प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में जो काम करते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। ओके, और इसमें इसको विकसित करने में लगभग 4 लाख का जो खर्चा है, लागत है, वो आई है। नेक्स्ट बात करेंगे, जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बन गई है? तो याद रख लेना, जो जर्मनी है वो जापान को पछाड़ा उसने और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जर्मनी। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे, यानी जापान अब चौथे नंबर पर आ गया है। जापान की अर्थव्यवस्था में पिछले साल 1.9% बढ़ने के बावजूद भी चौथी तिमाही आते आते जो जापान की अर्थव्यवस्था है वो खिसक गई थी, यानी कि कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम हम जोको विडोडो जानते थे, ठीक है। तो अब उनकी जगह पर इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और लगभग 60% से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, फीफा रैंकिंग में सबसे जो फर्स्ट नंबर पे देश है वो कौन सा है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है और फिफ्थ नंबर पे कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। जरूर याद रख लेंगे। 60% से ज्यादा इनको वोट मिले हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे, देश के बैंकों ने भारत के यूपीआई से जुड़ने के लिए समझौता किया है। किस देश के बैंक ने ऐसा किया है? तो देखो, नेपाल का जो बैंक है केंद्रीय बैंक, उसका नाम है राष्ट्र बैंक, ठीक है। और भारत का जो बैंक है केंद्रीय बैंक, उसका नाम है रिजर्व बैंक। दोनों के बीच में समझौता हुआ है, भारत का यूपीआई जुड़ेगा नेपाल से, है ना, जिससे सीमा पार लेन देन अच्छे से हो पाए, जल्दी हो पाए और कम पैसों में हो पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस यानी एनपीआई जो नेपाल से बिलोंग करता है और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई ने समझौता करा है। ये दोनों मिलकर काम करेंगे और राष्ट्र बैंक और रिजर्व बैंक ने समझौता करा है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हमने कल पढ़ा था। तो 15 फरवरी को जो हिप्पोपोटामस डे मनाया जाता है और आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति करी गई है संजय कुमार जैन की, एमडी भी हैं, ये याद रख लेंगे। और एसबीआई कैप्स ने किसको अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है? तो वीरेंद्र बंसल को बनाया है एसबीआई कैप्स ने अपना नया एमडी और सीईओ। ओके, और असम ने किसे अपना आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो मैंने बोला था आपको कि काजी नेमू जो एक खट्टा फल है, इसको आसाम ने अपना आधिकारिक राज्य फल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में एनएमबीए वाहन की पेशकश करी है? तो ब्रह्म कुमारी के साथ मिलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय काम करेगा, स्पेशली जो नशीली दवाएं हैं उनसे अपने युवाओं को बचाने के लिए ऐसा किया जाएगा।
नैनोटेक के लिए स्वस्थ परियोजना और ISO 5/6 क्लीन रूम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में ऐसा करा गया है, जरूर याद रख लेंगे। एशियन गेम्स खेलने वाली किस एथलीट पर 12 साल का बैन लगा दिया गया है? तो भारत से बिलोंग करती हैं, एशियन गेम्स खेलती हैं, 12 साल का बैन इनके ऊपर दोबारा से लगा दिया गया है। पहले से ही इन पर बैन लगा था 2014 से लेकर 2019 तक, और इनका नाम है रचना कुमारी। ओके। खेल मंत्री ने शतरंज ओलंपियाड के लिए 45वें संस्करण की मशाल किस देश को सौंपी है? अब यानी कि जो 45वें नंबर का संस्करण होगा शतरंज ओलंपियाड का, वो कहाँ पर होगा? तो ये होने वाला है हंगरी में। कहाँ पर होने वाला है? हंगरी में। हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एपिक फाउंडेशन के द्वारा अनावरण किए गए टैबलेट का नाम पूछा जा रहा है, यानी एपिक फाउंडेशन ने जिस टैबलेट को बनाया है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन का क्या नाम है? तो सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन है और इसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। क्या नाम है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। हवलदार बरविंदर सिंह को किस लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? तो हवलदार बरविंदर सिंह है, इनको विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है ऑक्टोकॉप्टर विकास के लिए, है ना, ऑक्टोकॉप्टर विकास के लिए। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, यानी बहुउद्देशीय रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के कितने जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है? तो 3 जजेस हैं जिनके ट्रांसफर के बारे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये रिक्वेस्ट करी गई है केंद्र सरकार से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, ओके, की पूर्ण सदस्यता के लिए भारत ने कब औपचारिक अनुरोध भेजा था? तो भारत ने ये अनुरोध भेज दिया था अक्टूबर 2023 में, और अब इस पे वार्तालाप स्टार्ट हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भारत पूर्ण रूप से सदस्य बनना चाहता है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। और प्लीज मेरे साथ बने रहिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया प्यार देने के लिए, भरोसा देने के लिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।